नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया के खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। आज बात उस खूनी गद्दार की जिसने अरब की जमीन को एक बार फिर से खून से लाल करना शुरू कर दिया है। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास पर ऐसा खौफनाक हमला किया जिसे देखकर ईरान के होश उड़ गए। इधर हमास ने इजराइल को धमकी भी दी है कि वो अगले 100 साल तक इजराइल से जंग करेगा और इजराइल से जमीन छीन लेगा। इधर इजराइल ने हमास को साफ चेतावनी दे दी है कि इस बार 2014 से ज्यादा भयानक हमला हमास पर किया जाएगा। गाजा में खूनी हमला, इजरायल का रॉकेट युद्ध। पिछले 120 दिन से इजरायल की सेना और सुरक्षा बल हमास के लड़ाकों पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। गाजा पट्टी में ऐसा खूनी गदर मचा हुआ है जहां समय के 24 घंटे भयानक धमाके हो रहे हैं। इजरायल ने दावा किया है कि उसने गाजा पट्टी में हमास के 3 सैन्य चौकियों को पूरी तरह से तबाह कर डाला है। इजरायल का दावा है कि उसने ड्रोन और रॉकेट से एक साथ 8 घंटे तक हमले किए हैं। एक 120 दिन में मारे हमास के 8 कमांडर। इजरायल ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीन और हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक 120 दिन में इजरायल की यहूदी सेना ने हमास के 8 मुस्लिम कमांडरों को जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक में मार डाला है। इजरायल की एयरफोर्स, आर्मी और स्पेशल फोर्स ने पूरी तरह से गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों को पीछे धकेल दिया है। בחמאס וביתר גרורותיה של איראן מבינים היטב שאנחנו נילחם בכל האמצעים נגד הניסיונות שלהם לייצר טרור נגדנו, ביו"ש, בעזה, בכל מקום אחר. מי שינסה לפגוע בנו, מי שיממן, מי שיארגן, מי שישלח טרור נגד ישראל, ישלם את מלוא המחיר. 100 साल तक गोरिल्ला युद्ध, हमास की तीसरी कसम। इजरायल को फिलिस्तीन के मुद्दे पर चुनौती देने वाला हमास इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है कि इजरायल को अगर किसी से जरा भी डर लगता है तो वो है गाजा पट्टी में गदर काटने वाले हमास के लड़ाके। खबरों के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में हमास के लड़ाकों ने इजरायल पर अंधाधुंध रॉकेट दागे हैं। हालांकि इजरायल के डिफेंस सिस्टम हमास के लड़ाकों पर भारी साबित हुआ है। गाजा में खूनी हमला, इजरायल का रॉकेट युद्ध। गाजा पट्टी में इस वक्त इजरायल और हमास के बीच साल 2014 जैसे हालात बन गए हैं, जब गाजा पट्टी में खून की नदियां बह गई थी। हम आपको बता दें कि 2014 में इजरायल और हमास में भयानक भिड़ंत हुई थी। 8 जुलाई 2014 से 26 अगस्त 2014 तक चली इस लड़ाई में 2100 फिलिस्तीनी और 73 इजरायली मारे गए थे। इसकी शुरुआत हुई थी गाजा में 3 इजरायली छात्रों की हत्या के बाद से, जिसके बाद से इजरायल ने गाजा पट्टी में इस दौरान इजरायल के चरमपंथियों ने एक फिलिस्तीनी लड़के को जलाकर मार दिया था। इस घटना के कुछ दिन बाद ही अचानक हमास ने इजरायल पर 40 रॉकेट दाग दिए। इसके बाद सब कुछ हाथ से निकल गया। 100 साल तक गोरिल्ला युद्ध, हमास की तीसरी कसम।
2014 में इजरायल ने हमास और फिलिस्तीनी लड़ाकों को तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हमास ने इजरायल के इलाकों तक सुरंगें बना ली थी, जहां से हमास के लड़ाके इजरायल पर खूनी हमले कर रहे थे। रात और दिन हमास लगातार इजरायल पर हमले कर रहा था। उस वक्त इजरायल की एयरफोर्स टैंक आर्मी ने गाजा पट्टी में भयानक हमले किए थे। 2014 में हुई इस जंग में भयानक हत्याएं हुई। इसी दौरान पता चला कि हमास ने गाजा से इजरायल तक कई सुरंगें खोद रखी थीं। इजरायल ने इन सबको नेस्तो नाबूद कर दिया। हमास को आखिर हार माननी पड़ी और इजरायल को जीत हासिल हुई। लेकिन उसके बावजूद कट्टर और बेरहम हमास के लड़ाकों का प्रभाव गाजा में जरा भी कम नहीं हुआ। हमास को इजरायल के कट्टर दुश्मन लेबनान, ईरान और सीरिया से मदद मिल रही है। हमास को रॉकेट, भारी हथियार और गोला बारूद की कमी ईरान नहीं होने दे रहा है। इस्लामिक जिहाद के नाम पर इजरायल से जंग कर रहा हमास इजरायल के वजूद पर सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। I think the Palestinians should be part of the process, but I don't think the Palestinians should have a veto over the process. And the reason we didn't have for a quarter century any new peace treaties after we made peace with Egypt and Jordan, we didn't have for 25 years a single new peace treaty because everybody said first you have to satisfy whatever the demands of the Palestinians are. You got to conclude a peace treaty with the Palestinians. Well, there was only one problem with that. The Palestinians don't want a peace with Israel, they want a peace instead of Israel. They don't want a state next to Israel, they want a state instead of Israel. So that wasn't going to get us anywhere. पिछले 24 घंटे में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इस बार इस्लामिक जिहादी गाजा के लड़ाकों पर तब तक हमले होते रहेंगे जब तक कि गाजा पट्टी से गाजा लड़ाकों का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि इजरायल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है, जबकि फिलिस्तीन अरब मुस्लिम है जो इसी जमीन से आते हैं जिसे हम इजरायल कहते हैं। जब भी इजरायल का नाम आता है यही पता चलता है कि यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई 1000 साल से चल रही है। दावा किया जाता है कि इजरायल ने इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। इजरायल फिलिस्तीन की लड़ाई को भी समझ लीजिए। इस जगह की लड़ाई दो भाग में हो रही है, एक अरब इजरायल और दूसरी इजरायल फिलिस्तीन। पहली लड़ाई हुई दो समुदायों के राष्ट्रवाद के चलते, जो द्वितीय विश्व युद्ध और इसके साथ ब्रिटेन का राज खत्म होने के साथ रही है, जबकि अरब देश विदेशी शासन से अपनी आजादी के लिए खड़े हुए थे और इजरायल से अपनी जमीन वापस चाहते थे। लेकिन इजरायल जमीन देने की बजाय लगातार फिलिस्तीनी इलाके की जमीन पर कब्जा करता जा रहा है। गाजा में खूनी हमला, इजरायल का रॉकेट युद्ध। अब ये भी जान लीजिए इजरायल लगातार अपनी जमीन इस इलाके में क्यों बढ़ाता जा रहा है। इजरायल के बनने के बाद 7 लाख फिलिस्तीनी रिफ्यूजी हो गए। ये लोग मेनली रमाला और जफा से भगाए गए थे। अब फिलिस्तीनी रिफ्यूजी की तादाद 70 लाख हो गई है। अब जब भी शांति की बात होती है तो फिलिस्तीन के लोग इन 70 लाख लोगों के घर को वापस दिलाए जाने की बात करते हैं। पर दिक्कत यह है कि अगर ये लोग वापस आ जाएं तो यहूदी अपने देश में ही माइनॉरिटी हो जाएंगे। फिर एक और दिक्कत है कि अगर वेस्ट बैंक और गाजा को दे भी दिया गया तो क्या गारंटी है कि मांग और नहीं बढ़ेगी। And I think it would be a grievous mistake to accept a Palestinian veto. They should be part of the process. They can benefit a great deal from the process. I'm willing to consider ways that they could benefit from the process without ever sacrificing our security or our national interests. But I think they can be part of the process, but not have a veto power over the process. हमास फिलिस्तीन में काम करने वाला एक हथियारबंद इस्लामिक चरमपंथी संगठन है, जिसके पास हजारों जिहादी लड़ाके हैं जो इजरायल को तबाह करने के लिए अपनी जान की रत्ती भर परवाह नहीं करते हैं। हमास के ऊपर इजरायल में कई हमले करने और हजारों लोगों को मौत के घाट उतारने के आरोप हैं। आज भी इजरायल में होने वाले हर एक हमले के पीछे इसी संगठन का हाथ बताया जाता है। हमास शुरू से ही इजरायल के अस्तित्व का विरोध करता रहा है। ये पूरे फिलिस्तीन क्षेत्र में इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। कैसे हुई थी हमास की स्थापना, ये भी जान लीजिए। हमास का गठन 1987 के जन आंदोलन के दौरान शेख अहमद यासिन ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य इजरायली कब्जे से फिलिस्तीनी क्षेत्र को छुड़ाकर इस्लामी देश की स्थापना करना है। हमास के मुख्य रूप से दो धड़े हैं, पहला राजनीतिक और दूसरा जंग करने वाला हथियारबंद जिहादी गुट।
वर्तमान में हमास की कमान इस्माइल हानिया के हाथ में है। अगस्त 2021 की शुरुआत में हमास में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई शूरा परिषद ने हानिया को 4 साल का नया कार्यकाल दिया था। इस्माइल हानिया हमास के संस्थापक अहमद यासीन का पूर्व सहयोगी है। हमास ने 1996 में अपने नेता याया अय्याश की हत्या के बाद इजरायल में कई बड़े हमले किए थे। इतना ही नहीं, 2000 में हमास ने इजरायल में कई आत्मघाती हमलों को भी अंजाम दिया था। 120 दिन में मारे हमास के 8 कमांडर। फिलिस्तीनी और इजरायली सूत्रों के अनुसार इजरायली सेना ने शुक्रवार यानी 22 सितंबर 2023 को गाजा में हमास से चौकियों पर हमला किया है। हमास ने इजरायल के ऊपर आग लगाने वाले गुब्बारों से हमला किया था, जिसके बाद इजरायल ने जवाबी कार्रवाई की। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने ड्रोन से हमास के सैन्य ठिकानों पर हमले किए और इजरायल के टैंकों ने हमास के दूसरे सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। यहां तक साल 2022 में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जबरदस्त खूनी जंग हुई थी। इजरायल ने गाजा पट्टी में जमकर हवाई हमले किए। इसमें फिलिस्तीन संगठन हमास का सीनियर कमांडर तायसीर अल जबारी मारा गया था। गाजा पट्टी पर हुए इजरायली हमले के बाद फिलिस्तीनी संगठन हमास ने भी गाजा पट्टी से इजरायल की तरफ 2 घंटे में 100 रॉकेट दागे। 2022 में हुए इस हमले में 9 गाजा पट्टी के अंदर हुए थे। मिडिल ईस्ट के इस इलाके में युद्ध कम से कम 100 साल से चला आ रहा है। यहाँ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे इलाकों पर विवाद है। फिलिस्तीन इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलेम पर दावा जताता है। वहीं इजरायल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। गाजा पट्टी इजरायल और मिस्र के बीच में है। यहाँ फिलहाल हमास का कब्जा है, जो इजरायल का कट्टर विरोधी और दुश्मन है। अब देखना होगा कि इजरायल हमास के खिलाफ आखिर जंग कैसे जीतता है। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी फ्लीट को निशाना बनाया है। इस नौसैनिक अड्डे पर यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से धावा बोल दिया है। इस हमले के बाद पूरे क्राइमिया में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार सायरन की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। इन सब के बीच में रूस भी बड़े पलटवार की अब तैयारी में लगा हुआ है। आसमान को भी काला कर देने वाला धुआं रूस के काला सागर के साम्राज्य पर हमला है। यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी हेडक्वार्टर पर मिसाइल से हमला कर दिया है। नेवी का हेडक्वार्टर यूक्रेन का रूस पर 1.5 सालों में यह सबसे बड़ा हमला है। काला सागर की फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हमले का सीधा मतलब है रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ बड़ा एक्शन। लेकिन इसकी डिटेल आगे। अभी रूस के नेवल बेस पर हमले की डिटेल देखनी बहुत जरूरी है। उसके बाद इस मिसाइल की डिटेल दिखाएंगे जिसको यूक्रेन ने रूस के नेवल बेस पर दाग दिया। रूस के काला सागर बेड़े के मुख्यालय पर एक भीषण मिसाइल हमला किया गया। इस हमले में क्राइमिया के सेवेस्तोपोल में स्थित रूसी नौसैनिक मुख्यालय की इमारत से धुएं का गुबार निकलते हुए देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक नेवी मुख्यालय के करीब नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमले के दौरान यहां कई नागरिक सड़कों पर थे, सभी सुरक्षित हैं। 5 लाख की आबादी वाले क्राइमिया में रहने वाले नागरिकों से अपील की गई है कि कोई भी हमले के दौरान अपने घरों में नहीं रहे और घटनास्थल पर फोटो खींचने से बचे।
काला सागर में और उसके आसपास हमले बढ़ गए हैं। यूक्रेन ने कहा कि इस सप्ताह उसने क्राइमिया के साकी शहर के पास एक सैन्य हवाई अड्डे पर हमला किया, जबकि यूक्रेन की सेना ने क्राइमिया को रूसी मुख्य भूमि से जोड़ने वाले एकमात्र कर्च पुल को बार बार निशाना बनाया है। इस वक्त पुल पर यातायात अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, जबकि सेवेस्तोपोल पर हमले के बाद समुद्री यातायात को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। सेवेस्तोपोल में इस वक्त सायरन बज रहे हैं। लोगों को सावधान रहने की चेतावनी जारी की गई है। क्राइमिया का यह इलाका यूक्रेन के हवाई हमले का मेन टारगेट है। नेवल बेस पर हमला मॉस्को के लिए एक बड़ा झटका है। इस बंदरगाह को हाल ही के महीनों में कई हमलों का सामना करना पड़ा है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए फुटेज में रूसी नौसेना मुख्यालय से घने धुएं का गुबार निकलते हुए देखा जा सकता है, जबकि अधिकारियों ने कहा कि मिसाइल के टुकड़े पास के थिएटर के करीब गिरे थे। यूक्रेन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, मतलब यूक्रेन वॉर जोन में फ्रंट फुट पर है। यूक्रेन जानता है कि यह हमला नौसैनिक कमांड बेस पर हमले का मतलब क्या होता है। काला सागर में रूस का आज से नहीं दशकों से बोलबाला रहा है। उसके नेवल बेस पर यूक्रेन ने अटैक कर पुतिन को सीधा चैलेंज किया है। युद्ध में पुतिन का अब अगला कदम क्या होगा, इसके बारे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, देखिए। उससे पहले रूस के काला सागर बेड़े के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूरी है। उत्तरी बेड़ा, जिसका मुख्यालय सेवरोमोर्स्क में है, यह रूस की नौसेना का मुख्य बेड़ा है। बाल्टिक बेड़ा, बाल्टिक बेड़े का मुख्यालय कलिनिनग्राड में है। काला सागर बेड़ा सेवेस्तोपोल में मुख्यालय है, जिस पर हमला हुआ है। ऑपरेशनल कमांड साउथ, भूमध्य सागर में रूसी नौसेना का स्थायी कार्यबल। कैस्पियन फ्लोटिला, इसका मुख्यालय अस्त्रखान में है। प्रशांत बेड़ा, प्रशांत बेड़े का मुख्यालय व्लादिवोस्तोक में है। रूस के इन 6 फ्लीट में से एक को यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। काला सागर में यूक्रेन ने रूस को रुला दिया है। जिस मिसाइल से यूक्रेन ने रूस के नेवी हेडक्वार्टर पर हमला किया है, बताया जा रहा है कि क्राइमिया प्रायद्वीप पर रूस के एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय है, लेकिन इस बीच क्राइमिया पुल पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। यह हमला तब हुआ है जब रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि स्थानीय समय के मुताबिक लगभग 10:30 बजे वायु रक्षा ने क्राइमिया के पश्चिमी तट पर एक यूक्रेनी गाइडेड मिसाइल और 2 ड्रोन को नष्ट कर दिया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 22 सितंबर को रात भर में 2 ड्रोन भी मार गिराए गए। यूक्रेन का लक्ष्य क्राइमिया है, जिस पर पुतिन का 2014 से कब्जा है। क्राइमिया से रूस की रवानगी का मतलब ही होगा युद्ध में हार, लिहाजा पुतिन के पलटवार की बारी है। लेकिन इसकी डिटेल में जाएं उससे पहले रूस के नेवी बेस पर बरसी मिसाइल की डिटेल देख लीजिए। यूक्रेन ने रूस के नेवल बेस पर हमले के लिए स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन को ये मिसाइलें ब्रिटेन और फ्रांस ने दी हैं। इस मिसाइल को यूके और फ्रांस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। आमतौर पर इसे हवा से लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल के पास 250 किलोमीटर की फायरिंग रेंज है। इस मिसाइल का वजन 1300 किलोग्राम है। मिसाइल 5 मीटर लंबी है। स्टॉर्म शैडो की स्पीड 950 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस मिसाइल में 450 किलोग्राम का वॉरहेड लोड किया जा सकता है। पूर्वी यूक्रेन के जितने हिस्से पर रूस ने कब्जा किया है, उस पर स्टॉर्म शैडो सटीक हमला करने की क्षमता रखती है। हालांकि यह मिसाइल हासिल करते वक्त यूक्रेन से कहा गया था कि वो इसे सिर्फ अपने क्षेत्र में इस्तेमाल करेगा, मतलब रूस की जमीन पर स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमला नहीं होगा। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसका पालन नहीं किया। हालांकि रूस दावा कर चुका है कि उसे स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की परवाह नहीं, लेकिन जमीन पर दिख रहा है कि काला सागर के राजा रूस पर हमले हो रहे हैं। काला सागर उत्तर और उत्तर पश्चिम में यूक्रेन, पूर्व में रूस और जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की और पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया से घिरा हुआ है। यह परंपरागत रूप से यूरोप के लिए रूस का गर्म पानी का प्रवेश द्वार रहा है। सामरिक रूप से यह बहुत अहम है, क्योंकि ये उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो और रूस के बीच एक रणनीतिक बफर के रूप में काम करता है। रूस 2014 के क्राइमिया पर कब्जे के बाद से ही काला सागर पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करना चाहता है और इसीलिए उसका ब्लैक सी फ्लीट बहुत शक्तिशाली रखा गया है। लेकिन अब इस पर भी यूक्रेन ने हमला कर दिया है। ये इसलिए कि ओदेसा को रूस घेरे
उससे पहले यूक्रेन अजोव सागर तक पहुंच जाना चाहता है। रूस ओदेसा क्षेत्र को घेर लेता है तो यूक्रेन अपने काला सागर तट का उपयोग नहीं कर पाएगा और वास्तव में एक भूमि से घिरे देश के रूप में सिमट कर रह जाएगा। राइन मेन डेब्जून नहर काला सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और ओदेसा का बंदरगाह यूक्रेन और बाहरी दुनिया के बीच एक अहम कड़ी के रूप में काम करता है। काला सागर फ्लीट के मुख्यालय पर हमले का मतलब है कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद से रूस की अब तक की 2 प्रमुख नौसैनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। इनमें पहला रूस का एलिगेटर क्लास लैंडिंग जहाज सेराटो था। असल में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सामने पिक्चर क्लियर है कि उसे नाटो का हर हाल में सैनिक समर्थन हासिल है और ऐसे में तमाम आशंकाओं के बीच वो ज्यादा से ज्यादा हमले कर नाटो को दिखाना चाहते हैं कि वो अभी थके नहीं हैं और उनका मंसूबा क्राइमिया हासिल करना है। इसलिए ये हाल है कि पूरा क्राइमिया ही धीरे धीरे दांव पर लगता दिख रहा है। रूस के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के हमले के आगे नाकाम दिख रहे हैं। यूक्रेन की यह ताकत काफी है इस बात की तस्दीक के लिए कि अभी युद्ध में बहुत बुरा बाकी है। युद्ध अभी और घनघोर होगा क्योंकि यूक्रेन को दक्षिणी फ्रंट पर लगातार बढ़त मिल रही है। यूक्रेन का कहना है कि वो दक्षिणी फ्रंट लाइन को भेद चुका है। डोनेट्स्क, मारियोपोल, खेरसोन, क्राइमिया ये चारों इस वक्त रूस के कब्जे में है। यूक्रेन का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई में 965 किलोमीटर लंबी फ्रंट लाइन के 3 स्थानों पर हमला किया। हालांकि रूस ने यह जवाबी कार्रवाई बहुत पहले ही आते देखी और उसने कई महीनों से ऐसी बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली यानी मल्टी लेवल सिक्योरिटी सिस्टम खड़ा किया है जिसे तोड़ना दुनिया में सबसे मुश्किल है। अंतरिक्ष से ये कुछ ऐसे दिखते हैं। बाधाओं की कई कतारें, खाइयां, बंकर और बारूदी सुरंगें ये सब तोपखानों से ढके हुए हैं। महायुद्ध में खून सिर्फ यूक्रेन का नहीं बह रहा, अब रूस भी बराबर का शरीक है। शांति की कोई भी संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती और पश्चिमी देशों का यूक्रेन के प्रति बर्ताव भी बदलता नहीं दिख रहा। अंतिम सच फिलहाल ये दिख रहा है कि नाटो और पश्चिमी देशों की ज़ेलेंस्की के लिए तमाम पसंदगी के बीच हथियार कीव पहुंचते रहेंगे और यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब टारगेट क्राइमिया नहीं सीधे क्रेमलिन होगा। कांग्रेसियों से आस क्या लगाऊं, गठबंधन वाले घाघ हैं बड़े, इनसे अच्छा फिर से मोदी जी को लाऊं। जन भावना को आहत करके जीत के अरमान पाले हैं, गठबंधन अभी ठीक से बना नहीं और तेवर शपथ ग्रहण वाले हैं। तुम मुझे वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही अपने आप को झिलवाता रहूं। जितना मर्जी कर लो, आएगा तो मोदी। न पर्दे के पीछे न रात के अंधेरे में। सर से गर्म पानी डाले तो नीचे आने तक पूरा ठंडा हो जाता है। और ये वही विग्रह है जो आजकल चारों तरफ वायरल है। बल्कि दिन के उजाले में आंखों के सामने होगा चमत्कार। बहुत जल्दी हो जाएगा, चंद मिनटों का खेल है। मैं टेस्ट करके देखूं? देखिए, साइंस सवालों में उलझेगी। We have to see like that's not a usual thing which happen. जब नर के सामने चमत्कार करेंगे नारायण। देखिए आधी हकीकत आधा अफसाना, आज रात 8:57 पर। आज हम ढूंढ रहे हैं। में आतंकियों के खिलाफ सेना को मिली बड़ी कामयाबी। बारामूला में सेना ने लश्कर के 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद मिला। जम्मू कश्मीर में रामबन के करीब बड़ा हादसा। जमीन खिसकने की वजह से नेशनल हाईवे बंद। हादसे की वजह से हजारों लोग रास्ते में फंसे। रास्ते से मलबा हटाने का काम जारी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्कूली छात्राएं जान जोखिम में डालकर सफर करती दिखी। छात्राओं का उफनती नदी को ट्रैक्टर से पार करने का वीडियो सामने आया।
मध्य प्रदेश के हरदा में उफनती नदी में मोटरसाइकिल समेत युवक बहा, हालांकि युवक को बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के सतना में मेडिकल दुकान संचालक के साथ बाइक सवार बदमाशों ने मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी के तेज बहाव में 6 लड़के बह गए, 3 लड़कों के शव मिले, गोताखोर 3 लड़कों की तलाश में जुटे। राजस्थान के जयपुर में एक प्राइवेट स्कूल में भीषण आग लग गई। आग की लपटों से घिरे स्कूल का वीडियो आया सामने, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। उत्तर प्रदेश की रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर में मारपीट का वीडियो आया सामने, जमीनी विवाद को लेकर भाई बहनों में हुई मारपीट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दोस्तों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, मामूली बात पर शुरू हुआ था विवाद। झारखंड से दिल्ली आ रही टाटा जम्मू तवी एक्सप्रेस में हथियार के दम पर लूट, लुटेरों ने की फायरिंग, गुस्साए यात्रियों ने डाल्टनगंज स्टेशन पर किया हंगामा। पंजाब के लुधियाना में छात्रा ने स्कूल की छत से लगाई छलांग, छात्रा की हालत गंभीर, परिजनों का आरोप छात्रा के माथे पर चोट लिखकर घुमाया गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अतिक्रमण हटाने का विरोध, सब्जी मंडी में दुकानदारों और निगम की टीम के बीच नोकझोंक हुई। उत्तर प्रदेश की झांसी में महिला के साथ मारपीट, गांव के दबंगों पर लगा मारपीट का आरोप, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। बिहार के बांका में लोहागढ़ नदी पर बना पुल हुआ ध्वस्त, कई गांवों का संपर्क टूटा, बालू के अवैध खनन से कमजोर हुआ था ब्रिज। मध्य प्रदेश के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर घायल बाघ मिला, बाघ का इलाज करने के लिए जबलपुर से टीम पहुंची। महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ दान, 1 जनवरी से लेकर 12 सितंबर तक 8 महीने में आई करीब 1 अरब 33 करोड़ 66 लाख से ज्यादा की दान राशि। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाएंगे सभी पूजा पद्धति और गुरु परंपरा से जुड़े 4000 साधु संत, विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमाने वाली हस्तियों को भी किया जाएगा आमंत्रित। अयोध्या में श्री राम मंदिर का सिंहद्वार बनकर तैयार, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की सिंहद्वार की तस्वीर। जनता की शिकायतों को दर्ज करने के लिए यूपी पुलिस बनाएगी लोक शिकायत पोर्टल, डीजीपी विजय कुमार ने पुलिस टेक्निकल सर्विसेज को दिए पोर्टल बनाने के निर्देश। तमिलनाडु के मदुरई में हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम के दौरान बेकाबू हुई भीड़, बैरिकेड्स टूटने से कई लोग घायल, प्रशासन पर लगा व्यवस्था में लापरवाही का आरोप। कोलकाता में झमाझम बारिश की वजह से मौसम हुआ खुशनुमा, बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मुंबई में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने लालबाग के राजा के दर्शन किए, लालबाग के राजा से की प्रार्थना। महाराष्ट्र के पुणे में तेज बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित, शहर के कई इलाकों में भरा पानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत, 4 लोगों की हालत गंभीर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में चोरों ने थाने से चुराई 56 लीटर शराब, पुलिस ने 32 लीटर शराब के साथ एक चोर को किया गिरफ्तार, फरार बदमाशों की तलाश जारी। बिहार के दरभंगा में आपसी विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी, वारदात के बाद आरोपी पति फरार है, पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के देवास में नगर निगम उपायुक्त ने 3 लोगों के खिलाफ गाली गलौज की शिकायत दर्ज कराई, तीनों आरोपियों पर ऑफिस में घुसकर गाली गलौज करने का सीसीटीवी आया सामने। बिहार के गोपालगंज से पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, उत्तर प्रदेश से खरीदी गई शराब के साथ बिहार की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे तस्कर। हरियाणा के अंबाला पुलिस ने शातिर ठग को किया गिरफ्तार, आरोपी पर गृह मंत्री अनिल विज का ओएसडी बनकर 27 लाख की ठगी का आरोप। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की पीट कर हत्या, डॉक्टर की पत्नी ने जमीनी विवाद में हत्या की आशंका जताई। दिल्ली पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 3 शातिर चोर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अफीम तस्कर को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में अफीम जब्त, बिहार के गया जिले से अफीम लाकर बेच रहा था तस्कर। बिहार के पूर्णिया में तमंचे पर डांस करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। राजस्थान के बांसवाड़ा में बेहोशी की हालत में मिला लापता छात्र, पिता ने हॉस्टल वार्डन पर लगाया डंडे से पिटाई का आरोप। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में होगा मैच। एशियन गेम्स 2023 में भारत की शानदार शुरुआत, रोइंग और निशानेबाजी में जीता सिल्वर मेडल। रोइंग में मेंस डबल्स इवेंट में भारत की ओर से अर्जुन लाल और अरविंद सिंह ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया, इन दोनों ने 6 मिनट 28 सेकंड में फिनिश किया। भारतीय महिला टीम 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीतने में कामयाब रही, शूटर मेहुली घोष और आशी चौकसे और रमिता जिंदल की तिकड़ी ने 1886 अंक हासिल करके दूसरा स्थान पाया।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंच गई है। टीम इंडिया ने अपने सेमीफाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। टीम इंडिया ने इस मैच में बांग्लादेश को 51 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया और 52 रनों के टारगेट को सिर्फ 8.2 ओवर में ही चेज कर लिया। लेखराम और बाबूलाल यादव की जोड़ी ने रोइंग में जीता ब्रॉन्ज मेडल। रोइंग में भारत का दूसरा पदक। एशियन गेम्स में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान को 16-0 से हराया। पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री ने नए साल में चुनाव की उम्मीद जताई। कहा, चुनाव पाकिस्तान का चुनाव आयोग कराने वाला है, पाकिस्तानी सेना नहीं। गरीबी से पाकिस्तान का बुरा हाल। पाकिस्तान में गरीबी एक साल के भीतर 34.2% से बढ़कर 39.4% पर पहुंची। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पंशियान से बात की। इस दौरान नागोर्नो काराबाख की आबादी के अधिकारों और सुरक्षा के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की। तूफान ओफेलिया उत्तरी कैरोलिना तट पर पहुंचा। तूफान के कारण न्यू जर्सी में बाढ़ और उत्तरी कैरोलिना के मरीन में हवा से नौकाएं क्षतिग्रस्त हो गई। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए। फलस्तीनी आतंकियों ने इजरायल के खेत पर आग लगने वाले गुब्बारे भेजे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री जनानासी की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को लेकर हुई चर्चा। ताइवान के पिंगटुंग में फैक्ट्री में विस्फोट। हादसे में 6 लोगों की मौत जबकि 98 लोग घायल। लीबिया में बाढ़ से तबाह हुए शहर में मलबे को हटाने का काम जारी। प्रभावित लोगों तक पहुंचाया जा रहा है खाने का सामान और दवाइयां। ब्राजील में तूफान से पहले की चेतावनी जारी। आसमान में दिखे घने काले बादल। मौसम को देखते हुए जारी किया गया अलर्ट। शाहरुख की फिल्म जवान ने रिलीज के 17 दिनों में भारत में 546 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 996 बताया जा रहा है। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी से पहले हुई म्यूजिक नाइट। नवराज हंस ने पंजाबी गानों पर किया परफॉर्म। आज होगी राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी। शादी में शामिल होने उदयपुर पहुंचे हरभजन सिंह और गीता बसरा। खालिस्तानी आतंकी सुक्खा से जुड़ी न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। बदला लेने के लिए सक्रिय हुआ भिंडरावाले का भतीजा लखवीर सिंह रोड़े। खालिस्तान टाइगर फोर्स का मुखिया है लखवीर सिंह। फिलहाल पाकिस्तान के कराची में मौजूद है लखवीर सिंह रोड़े। खालिस्तानी आतंकी और सुक्खा के करीबी अर्श डल्ला से जुड़े हैं लखवीर सिंह रोड़े के तार। सुक्खा दुनिया हत्याकांड के बाद पंजाब से लेकर कनाडा तक हाई अलर्ट। पंजाब और कनाडा में गैंगवॉर की आशंका। लखवीर सिंह रोड़े के टारगेट पर है गोल्डी बराड़, लॉरेंस और जग्गू के गुर्गे। कनाडा में लंबे वक्त से एक साथ रह रहे थे डल्ला और सुक्खा। सुक्खा की मौत के कुछ दिन पहले अर्श डल्ला और सुक्खा के बीच हुई थी काफी कहासुनी। खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू का भारत में उसकी संपत्तियों से मालिकाना हक खत्म। पहली बार किसी फरार आरोपी पर एनआईए ने की यूएपीए की धारा 33(5) के तहत कार्रवाई। विदेशों में छिपे गैंगस्टर्स और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों का डेटा जुटाने में जुटी एनआईए। पंजाब पुलिस से मांगी गई डिटेल्स। एनआईए ने तैयार की भगोड़े खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट। यूके, यूएस, कनाडा, दुबई, पाकिस्तान सहित दूसरे देशों में रह रहे भगोड़े खालिस्तानियों की भारत में जब्त होगी संपत्ति। खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ भारत के दबाव के बाद कनाडा के प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। खालिस्तान के समर्थन में लगे पोस्टर्स को हटाने के निर्देश। खालिस्तान के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों पर बड़े एक्शन की तैयारी। प्रदर्शनों में शामिल होने वालों के ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड हो सकते हैं निरस्त। दाऊद इब्राहिम से जुड़े कई गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी जांच एजेंसी एनआईए की हिट लिस्ट में। एनआईए की तरफ से जारी एक लिस्ट में ज्यादातर गैंगस्टर और आतंकी पंजाब के रहने वाले हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन। पाकिस्तान की यात्रा कर चुका था निज्जर। भारत विरोधी लोगों को ट्रेनिंग भी दे चुका था निज्जर। कनाडा से जारी तनाव के बीच टोरंटो में भारतीय दूतावास से जुड़ी सेवाएं जारी हैं। भारतीय नागरिकों के लिए पासपोर्ट से जुड़ी सभी सुविधाएं जारी हैं। एनआईए ने आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की 2 संपत्ति जब्त कर ली है। पन्नू की यह संपत्ति अमृतसर में उसके गांव खानकोट और चंडीगढ़ में स्थित है। इससे पहले 2020 में पन्नू की संपत्तियां कुर्क कर ली गई थी। पंजाब के जलंधर में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के घर पहुंची केंद्रीय जांच टीम। निज्जर के घर के बाहर जब्ती का नोटिस चिपकाया गया। देश को आज मिलेगी 9 और वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर करेंगे ट्रेनों को रवाना।
पहली बार भगवा रंग में दिखेंगी वंदे भारत ट्रेन का नया लुक आया सामने। न्यूयॉर्क में कार्यक्रम के दौरान यूएनजीए के अध्यक्ष ने भारत में G20 समिट को बताया ऐतिहासिक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, यह आसान नहीं था, हम सभी को एक साथ लेकर। पलायन या कत्लेआम? जी हां, एक बड़ा सवाल, क्योंकि पूरी दुनिया में यूक्रेन से भी ज्यादा हलचल इस वक्त आर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर पर है, जहां पर काराबाख इलाके के अंदर 1,20,000 लोग फंसे हुए हैं। यहाँ कोई फूड सप्लाई नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, गैस नहीं है। हजारों लोग जान बचाने के लिए भागना चाहते हैं, लेकिन यहाँ अजरबैजान ने पूरी नाकेबंदी कर दी है, जिसकी वजह से कोई यहाँ से नहीं जा पा रहा है। लेकिन अब अमेरिका भी जंगी मैदान में कूद गया है और बाइडेन की एक टीम भी आर्मेनिया पहुंच गई है। 4,500 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा इलाका इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है। बिल्कुल, ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। 19 सितंबर 2023 रूस का एयरबेस काराबाख, अजरबैजान। ये वो तारीख है और ये वो जगह है जब अचानक आर्मेनिया के ईसाई मूल के लोग काराबाख के रूसी आर्मी बेस की तरफ अपनी जान बचाने के लिए भागे। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अजरबैजान के इलाके में आने वाला ये 4,500 वर्ग किलोमीटर का काराबाख का इलाका तनाव, भागदौड़ और अफरा तफरी से भर गया और महिलाएं, बच्चे, आम लोग अपनी जान बचाने के लिए रूस के आर्मी बेस और रूस के सैनिक अड्डों की तरफ भागने लगे। ये घटना बहुत ही खौफनाक है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि काराबाख के अंदर बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा नरसंहार होने जा रहा है। एक एक करके हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जिन तस्वीरों से आपको पता चलेगा कि आखिर इस वक्त काराबाख की स्थिति क्या है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों अचानक अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से बात की है। आखिर क्यों आर्मेनिया के अंदर अमेरिका का एक दल पहुंच गया है। कैसे आर्मेनिया और अजरबैजान के बहाने एक बार फिर काकेशस की ऊंची पहाड़ियों पर अमेरिका और रूस का मोर्चा ठन गया है। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये लोग आर्मेनिया की राजधानी में लगातार 4 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांग कर रहे हैं, इनके बैनरों पर क्या लिखा है। ये पहला बैनर देखिए, जिसमें आशंका जताई जा रही है कि आम लोगों को मारा जा सकता है। ये दूसरा बैनर देखिए, जिसमें लिखा है कि अगर युद्ध नहीं लड़े तो नरसंहार होगा। ये तीसरा बैनर देखिए, जिसमें लिखा है कि आर्मेनिया के लोगों का श्रृंखलाबद्ध तरीके से नरसंहार बंद हो। साफ है, बात नरसंहार, जेनोसाइड, कत्लेआम की हो रही है, और ये भी 1-2 नहीं। दुनिया के कई बड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो 2-4 हजार नहीं, काराबाख के इलाके में रहने वाले 1,20,000 आर्मेनियाई मूल के ईसाई लोगों की जाने जा सकती हैं। इतना बड़ा कत्लेआम, अगर ऐसा हो गया तो ये इस 21वीं सदी का सबसे बड़ा कत्लेआम होगा। दुनिया भर के अखबार इस घटना से चौंके हुए हैं। तमाम इंटरनेशनल हेडलाइंस में लगातार जेनोसाइड की चेतावनी दी जा रही है। आर्मेनिया और अजरबैजान का यह मामला बहुत ही उलझा हुआ है, इसीलिए आगे का घटनाक्रम बताने से पहले यह जरूरी है कि ग्राउंड रियलिटी को समझा जाए। इलाका है नोगोर्नो काराबाख। इस पर कब्जा कर लिया है मुस्लिम देश अजरबैजान ने।
यहाँ के लोग आर्मेनियाई मूल के ईसाई हैं। यहाँ नस्ली और धार्मिक कट्टरता चरम पर है और इसीलिए बड़े नरसंहार की आशंका जताई जा रही है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इस वक्त इल्हाम अलीयेव हैं। अजरबैजान पर पिछले 30 सालों से एक ही परिवार का शासन है और इल्हाम अलीयेव पहले ही काराबाख के आर्मेनियाई मूल के नेताओं को खून चूसने वाला जोंक कह चुके हैं। आर्मेनियाई और अजरबैजान के नस्लों की दुश्मनी जग जाहिर है और अजरबैजान के राष्ट्रपति ने ये बात बिल्कुल साफ साफ कह दी है और काराबाख के आर्मेनियाई मूल के ईसाई लोगों से कहा है कि काराबाख के लोगों को या तो अजरबैजान के शासन में वफादार बनकर रहना होगा, नहीं तो उनको काराबाख का इलाका छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि अब काराबाख का अजरबैजान में विलय होने जा रहा है। इन स्थितियों में काराबाख में हड़कंप मचा हुआ है। विजेता देश अजरबैजान के राष्ट्रपति की चेतावनी जारी हो चुकी है। आज काराबाख के लोगों का सबसे बड़ा दर्द यह है कि आखिर वो अपनी मातृभूमि, अपनी पितृभूमि को छोड़कर किसी दूसरे देश में रहने के लिए क्यों जाएं? क्या इसीलिए कि वो युद्ध हार चुके हैं और उनकी मदद किसी दूसरे देश ने नहीं की है? और यही बात आर्मेनिया की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में भी कही गई है। The repetitive aggression of Azerbaijan against the sovereign territory of the Republic of Armenia and military attacks against the people of Nagorno-Karabakh significantly disrupts peace and stability in our region, massively violates human rights and humanitarian law, representing existential threat for Armenians. एक बार फिर ये समझना जरूरी है कि आखिर काराबाख और आर्मेनिया देश का कनेक्शन क्या है। आखिर काराबाख के लिए आर्मेनिया आवाज क्यों उठा रहा है? ये मैप देखिए, अजरबैजान के अंदर मौजूद है काराबाख और अजरबैजान का पड़ोसी देश है आर्मेनिया। दरअसल आर्मेनिया और काराबाख के लोगों की नस्ल और धर्म एक ही है। ये लोग आर्मेनियाई मूल के ईसाई हैं और इसीलिए काराबाख के लिए आर्मेनिया आवाज उठा रहा है। अगर और विस्तार से समझें तो आप ये लचिन कॉरिडोर देखिए। दरअसल इस लचिन कॉरिडोर से ही पहले आर्मेनिया और काराबाख एक दूसरे से जुड़े हुए थे और आर्मेनिया से ही फूड सप्लाई काराबाख में होती थी। दिसंबर 2020 में अजरबैजान की सरकार ने इस लचिन कॉरिडोर को बंद कर दिया और उसके बाद वहां पर काराबाख को जाने वाली फूड सप्लाई भी बंद कर दी गई। अजरबैजान ने लचिन कॉरिडोर पर अपनी मिलिट्री चौकी बना दी, जिसके बाद से ही दावा ये किया जा रहा है कि 9 महीने से काराबाख के लोग भूख से मर रहे हैं, क्योंकि उनके पास आर्मेनिया से आने वाली फूड सप्लाई ही काट दी गई है। काराबाख के लोग अब अपनी जान बचाने के लिए रूस के सैन्य अड्डों के पास चले गए हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पूरे काराबाख को अजरबैजान ने नाकेबंदी करके घेर लिया है और काराबाख के 1,20,000 लोगों के पास निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। अब मजबूरी में ये लोग रूस के सैनिकों की शरण में चले गए हैं ताकि किसी तरह इनकी जान बच जाए। यही नहीं, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम ने जैसे ही काराबाख के इस इलाके पर जीत दर्ज की, यहाँ पर बिजली भी काट दी गई। यहाँ पर ऊर्जा का इतना बड़ा संकट पैदा हो गया है कि आम लोग अपने घरों के बाहर लकड़ी का चूल्हा जलाकर खाना बनाते नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त ऐसे लोग हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा महसूस कर रहे हैं। Հետո ռուս խաղապահները եկան, ասեցին, որ այստեղ ավելի ապահով է, եկանք ստեղ երեխաներով ու միջև հիմա այստեղ ենք, ու մտադրություն էլ չունենք այստեղից գնալու, քանի որ մենք ոչ միտեղ մեզ ապահով չենք զգում։ Դե լուրեր են շրջանառվում, որ արդեն ասում են Թուրքի հետ ինտեգրացված ենք, չգիտեմ ինչ, իսկ Արցախցին Թուրքի հետ գիտեք, որ չենք կարող ապրենք։ बहुत बड़ी संख्या में आर्मेनियाई मूल के काराबाख के लोग तहखानों और बेसमेंट में घुसे हुए हैं कि किसी भी तरह से अजरबैजान के सैनिकों से बच सकें। लोग अपने पूर्वजों की भूमि को छोड़कर जाना चाहते हैं ताकि जान बच जाए, लेकिन यहाँ मौजूद हर शख्स एक दुविधा का शिकार है कि आखिर बड़े बड़े परिवार को लेकर पलायन कर पाना क्या सुरक्षित रहेगा। ու ինչ կարացա արա
Hens ka dar het gloria Arran soortje min hander zanki min pognordi. Hens ka karasala voretje pempirier kor hat stiliyede. Et alaf şey. Marka va haşkeye mekalariste min mart oşantarala. हालांकि आर्मीनिया के प्रधानमंत्री पाशिनयान ने यह दावा किया है कि उन्होंने 40,000 लोगों के लिए रहने की व्यवस्था कर दी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ये 40,000 लोग नाकेबंदी को तोड़कर काराबाग से बाहर आएंगे कैसे? और इस बीच कोई हल निकल सके, इसके लिए अब अमेरिका ने भी कोशिशें शुरू कर दी हैं। अमेरिका और आर्मीनिया के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं और ये बात रूस को बहुत अखर रही है। दरअसल आर्मीनिया और अजरबैजान के इतिहास को अगर देखें तो आर्मीनिया परंपरागत रूप से रूस का ही दोस्त रहा है, लेकिन अजरबैजान परंपरागत रूप से तुर्की के साथ था, क्योंकि दोनों का कल्चर भी एक है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, क्योंकि अब आर्मेनिया ने अमेरिका का दामन थाम लिया है और अजरबैजान रूस के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आर्मेनिया के लोग और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री रूस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल आर्मेनिया के लोग और काराबाग के लोग रूस को अपने संरक्षक की तरह मानते थे, लेकिन 19 सितंबर 2023 को हुए युद्ध में रूस ने काराबाग फोर्स की कोई मदद ही नहीं की और इसीलिए वो आसानी से हार गए। हालांकि अब भी रूस के सैनिक बड़े पैमाने पर काराबाग के लोगों को खाना और मदद मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन यह मदद संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के तौर पर की जा रही है। आधिकारिक स्थिति यह है कि पुतिन आर्मेनिया के प्रधानमंत्री पाशिनयान को पसंद ही नहीं करते हैं और इसीलिए रूस और आर्मेनिया के बीच तनाव भी बना हुआ है। आर्मेनिया ने संयुक्त राष्ट्र के अपने संबोधन में काराबाग के आम लोगों को बचाने की मांग की है। We also believe that the international community must demand the exit of any Azerbaijani military and law enforcement bodies from all civilian settlements in Nagorno-Karabakh to exclude panic, provocations and escalation, endangering civilian population, and create a possibility for a United Nations mandated peacekeeping force to keep stability and security in Nagorno-Karabakh. आर्मेनिया और अजरबैजान का संकट अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर काराबाग में अजरबैजान के इरादे कामयाब हो गए तो फिर आर्मेनिया की सरकार पर सैन्य कार्रवाई के लिए दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ऐसी स्थिति में अमेरिका को दखल देने का मौका मिल गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने काराबाग के संबंध में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री को फोन किया है और बातचीत की है। इसकी एक वजह यह भी है कि अमेरिका के अंदर आर्मेनियाई मूल के 4 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जो अमेरिका में एक दबाव समूह भी है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच दुश्मनी और लड़ाई की सजा अब रूस भुगत रहा है। रूस ने ही इन दोनों देशों के बीच युद्ध रुकवाकर सीज़फायर करवाया था, लेकिन अब रूस का एक टॉप का कमांडर अजरबैजान में मारा गया है। इस बीच अमेरिका आर्मेनिया में सुपर एक्टिव हो चुका है। अजरबैजान में मारा गया रूस का सबमरीन कमांडर। रूस के कर्नल की भी अजरबैजान के हमले में मौत। रूस अजरबैजान को छोड़ेगा नहीं। अजरबैजान ने रूस से डायरेक्ट दुश्मनी मोल ले ली है। रूस के कमांडर को मार गिराया है। अजरबैजान के पास कितनी जान है, वो रूस जैसे ताकतवर के साथ जूझे। जाहिर है इस हमले में सिर्फ अजरबैजान नहीं, कोई और देश भी शामिल है। रूस का नया दुश्मन कौन है, इसकी डिटेल आगे देखें। उसके पहले रूस के उस कमांडर की डिटेल देख लीजिए। कैप्टन इवान कोवगान। अजरबैजान की आर्मी ने ओपन फायर किया है। कैप्टन इवान कोवगान की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। जिस व्हीकल पर हमला किया गया उसमें कहा जा रहा है कि रूस के शांति दूत थे जो नागोर्नो काराबाख जा रहे थे। इस काफिले में कैप्टन इवान कोवगान के साथ रूस के एक कर्नल और 4 सर्विसमैन की मौत हुई है। उस सवाल पर आएंगे कि नागोर्नो काराबाख क्यों जा रहे थे रूस के टॉप सबमरीन कमांडर।
क्या है ये नागोर्नो काराबाख जिसकी चर्चा इंटरनेशनल मंचों पर हो रही है? रूस के कमांडर के मारे जाने के बाद पुतिन ने अब तक क्या एक्शन लिया है, उसकी भी डिटेल रिपोर्ट हमने तैयार की है। लेकिन पहले कैप्टन इवान कोगान, जिसकी मौत से पुतिन बहुत दुखी है। कैप्टन इवान रूस के नॉर्दर्न सबमरीन फ्लीट में डिप्टी कमांडर थे। रूस की इस फ्लीट का अड्डा आर्कटिक है। कैप्टन इवान के साथ जिस कर्नल तागिर मोरोकारोव की मौत हुई वो रूस के केमिकल और रेडिएशन विभाग में तैनात थे। अजरबैजान ने रूस की आर्मी को क्यों निशाना बनाया? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि रूस का आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है। इस वक्त अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच गदर मचा है। जिस इलाके में अजरबैजान और आर्मीनिया आमने सामने है उसी का नाम है नागोर्नो काराबाख। ये जगह इस वक्त खून की प्यासी सेना के हवाले है। अजरबैजान ने 19 सितंबर को आर्मीनिया के कब्जे वाले नागोर्नो काराबाख इलाके में अलगाववादियों के खिलाफ हमला कर दिया था। नागोर्नो काराबाख का इलाका अजरबैजान में आता है। 40,000 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी अजरबैजान का अधिकार मानती है, लेकिन 1990 के दशक से इस इलाके पर आर्मीनिया का एक तरह से अधिकार है। नागोर्नो काराबाख में मौत की आंधी चल रही है और रूस का दावा है कि इसी मौत की आंधी में उखड़े लोगों के लिए मरहम पट्टी लेकर उनकी सेना नागोर्नो काराबाख जा रही थी। तभी अजरबैजान की सेना ने उन पर अटैक किया। नागोर्नो काराबाख कूच कर रही रूस की सेना का रूट समझिए। रूस की पीस कीपिंग फोर्स को नागोर्नो काराबाख पहुंचने के लिए अजरबैजान के दक्षिण से उत्तर पश्चिम की ओर दूरी तय करनी होगी, यानी पूरा अजरबैजान इस पार से उस पार। अजरबैजान रूस का दुश्मन नहीं, दोस्त रहा है और आर्मीनिया भी रूस के सबसे पुराने दोस्तों में एक रहा है। लेकिन जब अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख पर हमला किया तो रूस ने आर्मीनिया का साथ देने की बात कही, लेकिन पुतिन ने कुछ भी नहीं किया। लिहाजा अब मामला उल्टा है। रूस के सबमरीन कमांडर और कर्नल की मौत पर अजरबैजान ने माफी मांग ली है, लेकिन रूस इस वक्त आर्मीनिया से बहुत नाराज है क्योंकि पुतिन की गिरफ्तारी का जो इंटरनेशनल वारंट पश्चिमी देशों ने निकाला है, आर्मीनिया उसके पक्ष में बोलने लगा है। रूस ने इसीलिए आर्मीनिया को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। लेकिन मामला बस इतना नहीं है और नागोर्नो काराबाख में युद्ध लड़ने वाले सिर्फ दो देश आर्मीनिया और अजरबैजान नहीं है, बल्कि यहां भी मामला इंटरनेशनल है क्योंकि इन दोनों देशों की दुश्मनी की कहानी दशकों में फैली है और नागोर्नो काराबाख इस कहानी का केंद्र बिंदु है। आर्मीनिया नागोर्नो काराबाख को ईसाई समानता से जोड़ता है। काराबाख के आर्मेनियाई नस्ल के ईसाइयों ने एक अलगाववादी आर्मी बना रखी है जिसको काराबाख फोर्स के नाम से जाना जाता है। काराबाख फोर्स ने मुस्लिम बहुल देश अजरबैजान के खिलाफ बगावत की थी और उन्होंने इलाके पर कब्जा भी कर लिया था। लेकिन जब अजरबैजान ने इस पर हमला किया तो काराबाख फोर्स को आर्मेनिया हथियार ही उपलब्ध नहीं करवा पाया और इसीलिए आर्मेनिया समर्थित ईसाई बहुल काराबाख फोर्स को सरेंडर करना पड़ा। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसने के बाद अपने वादे को पूरा करने में फेल साबित हो रहा है। वहीं अजरबैजान लगातार भीषण हमले कर रहा है। यही वजह है कि अभी कुछ दिन पहले ही आर्मीनिया के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि उनका देश रूस के ऊपर सुरक्षा के गारंटर के रूप में भरोसा नहीं कर सकता है। ये पूरा इलाका दशकों से रूस के प्रभाव वाला रहा है, लेकिन अब पुतिन की पकड़ कमजोर होती जा रही है। वहीं रूस के कमजोर होते ही अमेरिका ने आर्मेनिया में अपनी भूमिका बढ़ा दी है। अमेरिका के सैनिक अब आर्मीनिया में शांति रक्षक ट्रेनिंग के नाम पर पहुंचे हैं, जिससे रूस की सरकार भड़की हुई है। यह अभ्यास 10 दिनों तक चलेगा, जिसमें अमेरिका के 85 सैनिक और आर्मीनिया के 175 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। यह अभ्यास भले ही बहुत छोटे स्तर का हो, लेकिन इसे रूस के विदेश मंत्रालय ने अपने दोस्त आर्मीनिया का गैर दोस्ताना कदम करार दिया है। यही नहीं, आर्मीनिया ने हाल ही में पहली बार यूक्रेन को मानवीय मदद भेजी है। नागोर्नो काराबाख पर हमने आपको बताया कि इंटरनेशनल बिरादरी इस इलाके पर अजरबैजान का अधिकार मानती है, लेकिन नागोर्नो काराबाख पर जब अजरबैजान ने हमला कर दिया तो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि
नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में अजरबैजान की सैन्य कार्रवाई अस्वीकार्य है। इससे मानवीय स्थिति और खराब होने का खतरा है। मौजूदा संघर्ष को खत्म करने और सीधी बातचीत होनी चाहिए। इससे पहले भी अजरबैजान और अमेरिका के बीच युद्ध हो चुका है। पहला युद्ध सोवियत संघ के पतन के बाद 1990 की शुरुआत में हुआ था, जबकि दूसरी जंग 2020 में दोनों देशों के बीच 29 दिनों तक चली थी, जो रूस की मध्यस्थता के कारण रुक पाया था। इसके अलावा सितंबर 2022 में भी आर्मीनिया और अजरबैजान आमने सामने आए थे। नागोर्नो काराबाख पर पूरी तरह से आर्मीनिया से मुक्त करने के लिए अजरबैजान के स्पेशल ऑपरेशन में मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। आर्मीनिया किसी भी कीमत पर यहां डटे रहना चाहता है। क्रोनोलॉजी समझिए। आर्मीनिया की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलने के बाद काराबाख में मौजूद अलगाववादियों ने सरेंडर कर दिया। यह इलाका अजरबैजान के कब्जे में आ गया। आर्मीनियन अधिकारियों के मुताबिक हमले में 7 नागरिकों सहित 32 लोगों की मौत हुई और 200 लोग घायल हुए। वहीं आर्मीनिया सेपरेटिस्ट के ह्यूमन राइट्स अधिकारियों के मुताबिक हमले में करीब 200 लोगों की मौत हुई है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं हुई है। अजरबैजान के मुताबिक सीज फायर से पहले उनकी सेना ने अलगाववादियों के करीब 90 ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। 20 सितंबर को रूस पीस मेकर्स के जरिए दोनों पक्षों के बीच सीज फायर समझौता हुआ। यह समझौता अजरबैजान की शर्तों पर हुआ। समझौते के मुताबिक काराबाख फोर्स को भंग करके उनके हथियार जब्त किए जाएंगे। इसके अलावा इलाके से आर्मीनिया की सेना को भी पीछे हटने के लिए कहा गया है। हालांकि आर्मीनिया की सरकार ने दावा किया है कि उनकी सेना की कभी भी काराबाख क्षेत्र में तैनाती ही नहीं थी। रूस इन दोनों देशों का बड़ा भाई है। इस बीच अमेरिका पुतिन को डायरेक्ट मैसेज दे रहा है कि इन दोनों देशों से उसके भी हित जुड़े हुए हैं। एक और बड़ी कंट्रोवर्सी ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। 2 दिन के बाद बाइडेन के परमाणु हिटमैन की लाश मिल चुकी है। अब सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका का कौन सा बड़ा सीक्रेट है जो लीक हुआ है, क्योंकि 2 दिन तक खुद बाइडेन नहीं जानते थे कि क्या हुआ। ये जहाज अब अमेरिका में भूतिया फाइटर जेट कहा जा रहा है। भूतिया जेट इसलिए क्योंकि ये जब गायब होता है तो पूरा अमेरिका इसे खोज नहीं पाता। ये लड़ाकू विमान अब बाइडेन का सबसे बदनाम फाइटर जेट बन चुका है। बदनाम इसलिए क्योंकि इसने बाइडेन की बहुत ज्यादा बेइज्जती करा दी है। जिस जहाज के साथ अमेरिका ने दुनिया जीतने का ख्वाब देखा है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये काले जादू का शिकार हो गया है। ये बात मजाक लग सकती है, लेकिन अमेरिका की पूरी एयरफोर्स में 2 दिनों तक ऐसी दहशत फैली रही कि बाइडेन का हर दुश्मन भी हैरान रह गया। अमेरिका का एक फाइटर जेट F-35 17 सितंबर को अचानक गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पायलट ने उड़ान के दौरान इजेक्ट करने का फैसला किया, यानी विमान में कोई खराबी आई थी और पायलट विमान से पैराशूट के जरिए उतर गया। लेकिन यह विमान ऑटो पायलट पर चलता रहा और कहां तक गया 2 दिन तक पता नहीं चला। अब 19 सितंबर को इस विमान की लाश मिली है, यानी 2 दिन बाद इसका मलबा मिला है। अब आपको दिखाते हैं वो जगह जहां इस विमान का मलबा मिला है। ये विमान अमेरिका के साउथ कैरोलिना में गिर गया और 2 दिन तक उसकी लाश ऐसी ही पड़ी रही। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि इसकी लाश के टुकड़े कितने बड़े इलाके में फैले हैं। मैदान से लेकर जंगलों के अंदर तक F-35 के टुकड़े मिले हैं। यहां अमेरिका की एयरफोर्स की टीम ऐसे पहुंच रही है जैसे किसी हादसे की जगह पर एम्बुलेंस पहुंचती है।
इस विमान के गायब होने के बाद अमेरिका में ऐसा हड़कंप मचा कि एयरफोर्स ने 2 दिन तक सभी मिलिट्री विमानों के उड़ने पर रोक लगा दी। इस विमान के गायब होने से अमेरिका को लगा कि उसका सबसे बड़ा सीक्रेट लीक होने वाला है। कहीं ये पुतिन के हाथों न लग जाए, कहीं चीन इसका सीक्रेट न चुरा ले। इस विमान की कीमत 1000 करोड़ रुपए है, जबकि अमेरिका का यह प्रोजेक्ट $1.5 ट्रिलियन का हो चुका है। $1.5 ट्रिलियन, ये रकम किसी भी बड़े देश की अर्थव्यवस्था के बराबर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह अमेरिका के लिए कितना